हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 विद्युत परिपथ पार्ट सेकंड की। इसमें हम जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। देखिए, शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु एक प्रोफेसर HC व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 4 प्रतिरोध और एक धारामापी, एक बैटरी लेकर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जो कि कुछ इस प्रकार का था। PQRS वर्ग की भुजाएं हैं। इन पे A, B, C और D ये वर्ग की भुजाएं हैं। इन भुजाओं पे जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो है P, Q, R और S। भुजा A और C के बीच में एक बैटरी लगा देंगे कुंजी K के साथ, K2 मान लो। यहाँ पे B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे कुंजी K1 के साथ। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस परिपथ में आपको दिख रहा होगा कि एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E के बराबर है और 4 प्रतिरोध PQRS है। इस S प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। ये प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है और भुजा BD भुजा के बीच में धारामापी जुड़ा हुआ है तो इसको धारामापी भुजा कहते हैं। A और C के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है तो AC को सेल भुजा कहते हैं। ठीक है, ऐसे था। अब बच्चों, यह है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सेतु इसलिए कहा जाता है कि जो BD भुजा है वो इसमें एक पुल की तरह, सेतु की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सेतु बोलते हैं। इस परिपथ को सेतु बोलते हैं। अब जैसे ही इस कुंजी K2 को ऑन करेंगे, इस परिपथ में सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। मान लो यहाँ से धारा शुरू प्रवाहित होती है I। ये धारा बिंदु A पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी मान लो I1, यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है मान लो I2। ठीक है, I1 धारा बिंदु B पर जाकर भी 2 भागों में बट जाएगी। यदि इधर IG धारा प्रवाहित होती है तो इधर मान लो I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इधर से ये IG धारा, इधर से I2 धारा आती है तो इस शाखा में, DC शाखा में I4 धारा प्रवाहित होती है। इनके मान क्या होंगे? I3 का मान क्या होगा बच्चों? I1 माइनस IG, और I4 का मान कितना होगा? I2 प्लस IG। वापस से इसमें I धारा बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये परिपथ है। तो अब इस परिपथ में हम पढ़ेंगे सेतु की संतुलन अवस्था और संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। सेतु की संतुलन अवस्था और उसके लिए प्रतिबंध। देखिए, सेतु की संतुलन अवस्था कब होगी? जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस अवस्था को बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। लेकिन उससे पहले हम लूप नियम से यहाँ पे विभवांतर समीकरण तैयार कर लेते हैं। किरचॉफ के
द्वितीय नियम से, केवीएल नियम से लूप ए बी डी, ए में इसमें देखिए ए से बी की ओर चलने पर हमें P प्रतिरोध पे I1 धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है। इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे, P I1 धारा की दिशा में है तो इसको धनात्मक लिखा जाएगा। फिर आगे B से D की ओर IG धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो गैलोमीटर का प्रतिरोध G के बराबर है तो ये हो जाएगा प्लस GIG। उसके बाद D से A की ओर चलते हैं तो हम धारा के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस RI2, माइनस RI2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब आप दूसरा लूप देखिए, लूप BCD B में, BCD B में देखिए B से C की ओर चलते हैं तो I3 धारा प्रवाहित होती है। I3 धारा का मान है I1 माइनस IG इंटू Q। इधर चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। इधर चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस IG इंटू G बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये समीकरणें तैयार होंगी। संतुलन अवस्था में धारामापी में प्रवाहित धारा शून्य होती है। अर्थात IG बराबर 0 हो जाता है या हो जाती है। IG का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। जब IG का मान 0 हो जाएगा तो इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इधर से भी इधर से भी, तो ये वाली शाखा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये वाली शाखा का कोई मतलब नहीं रहेगा। परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, धारा यहाँ से आएगी यहाँ चली जाएगी, धारा यहाँ से आएगी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, I1 धारा आई तो वो इधर से, तो I1 और I3 दोनों बराबर हो जाएंगे। जितनी धारा आएगी उतनी चली जाती है, जितनी धारा यहाँ से आती है उतनी यहाँ से चली जाती है। I2 और I4 इधर बराबर हो जाएंगे और I1 और I3 इधर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे। समीकरण 1 से IG का मान 0 रखते हैं तो PI1 माइनस RI2 बराबर 0 या PI1 बराबर RI2। समीकरण 3। फिर लिखिए आप समीकरण 2 में IG का मान 0 रखने पे, तो समीकरण 2 में IG का मान 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0 या I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। समीकरण 4। ठीक है भाई, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग कर दो। समीकरण 3 बटे समीकरण 4 से PI1 बटे QI1 बराबर RI2 बटे SI2। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो आपको रिलेशन क्या मिलता है? P बटे Q बराबर R बटे S। ये रिलेशन हमें प्राप्त होगा। ये है संतुलन की सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। यहाँ से आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। अज्ञात प्रतिरोध जिसको कि मैंने S माना है अज्ञात प्रतिरोध, तो वो अज्ञात प्रतिरोध भी यहाँ पे देखिए क्या होगा। S बराबर होगा R इंटू
Q/P के ओम। ये हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये व्हीटस्टोन सेतु था, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। देखिए बच्चों, दूसरी बात, व्हीटस्टोन सेतु में पूर्ण सुग्राहिता से मान ज्ञात करने के लिए सेतु की ब्रांच पे जो प्रतिरोध PQRS जुड़े होते हैं वो एक ही कोटि में होने चाहिए। अगर आप उन सभी प्रतिरोधों को एक ही कोटि में लेते हो तो सुग्राहिता बिंदु, सुग्रह बिंदु ज़्यादा स्पष्ट प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, मीटर सेतु। ये एक प्रायोगिक युक्ति है जिसमें लकड़ी के एक फट्टे पर 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट का तार लगा होता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक, दूसरा टॉपिक है मीटर सेतु। ये मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर काम करने वाली एक प्रायोगिक युक्ति है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक युक्ति है। इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करने वाली प्रायोगिक युक्ति है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली प्रायोगिक युक्ति है। इसमें एक मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट का तार एक लकड़ी के फट्टे पर लगा होता है। लकड़ी के फट्टे पर लगा होता है। ठीक है, एक समान अनुप्रस्थ काट का तार एक लकड़ी के फट्टे पर लगा होता है। ये जो तार इसमें लगा होता है बच्चों, जो कि इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट के तार की बात जो मैंने की है, ये तार कॉन्स्टेंटन धातु होती है, उस धातु का बना होता है। यूरेका या कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। युक्ति की रचना देखिए। इस तरह से मान लो ये 1 मीटर लंबा लकड़ी का फट्टा है। इस लकड़ी के फट्टे पर एक मीटर लंबा तार एक सिरे पर और उससे मापन करने के लिए उसके साथ ही 1 मीटर का स्केल लगा होता है। इस तरह से जीरो से लेके 100 सेमी तक इस पे ही स्केल के ऊपर ही तार लगा होता है। ऐसे लगा दें, ठीक है। ये इधर एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं।
इस सिरे पे RB प्रतिरोध बॉक्स जिसको कहते हैं जुड़ा होता है। इन दो सिरों के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो लगा होता है। ये यहाँ से ऊपर से जाके ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इस तार को जॉकी के द्वारा स्पर्श करता है और ये A सिरा होता है, ये B सिरा है, C सिरा C A और C के मध्य, जैसे व्हीटस्टोन सेतु में A और C के मध्य एक बैटरी जुड़ी हुई थी, ऐसे यहाँ पर भी एक बैटरी जुड़ी होती है। बैटरी से एक धारा नियंत्रक जुड़ा होता है। धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा एक कुंजी के द्वारा होता हुआ C से जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, ये S भुजा हो गई, ये R प्रतिरोध हो गया, और जहाँ पे जॉकी इस तार को टच करती है उस तार की लंबाई L है, तो अगर इस तार की विभव प्रवणता X है तो ये हो जाएगा प्रतिरोध XL के बराबर यहाँ तक, और यहाँ तक का प्रतिरोध हो जाएगा 100 - L × X के बराबर। ठीक है भाई, इस तरह की व्यवस्था होगी। दिख रहा है यहाँ? देखिए अब इसकी कार्यप्रणाली समझिए, डेरिवेशन फॉर्मूला कैसे कैसे काम करेगा अब इस पे। मीटर सेतु से हम जानते हैं, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से P/Q बराबर होता है R/S के। ठीक है ना, P/Q बराबर R/S के। ओके, तो P का मान कितना होगा बच्चों? XL के बराबर। P बराबर हो जाएगा XL, जहां X तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। ओके, इसी प्रकार Q बराबर हो जाएगा 100 - L के। क्यों? क्योंकि देखो A और ये बिंदु B मान लो, और जहाँ पे इसको टच करते हैं ये बिंदु D मान लो, तो ये व्हीटस्टोन सेतु था आपका, ऐसे A B C D। A और D के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा था, ये मान लो P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ऐसे था। तो मैं इसको P मान लेता हूँ, और ये S हो गया, इसको R मान लेता हूँ। ठीक है, C और D, इसको S मान लेता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे था। तो A और D के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा है उसको तो मान लेते हैं P के बराबर। ठीक है, या फिर बिंदु बदल दो, चलो इसको D मान लो, इसको B मान लो, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, A और D के बीच में, A और इसको B मान, A और D के बीच में P जुड़ा हुआ है, P बराबर हो जाएगा XL। A और B के बीच में R जुड़ा हुआ है। ठीक है, C और D के बीच में Q जुड़ा हुआ है, B और C के बीच में ये BAC अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान रख देंगे। समीकरण 1 से P का मान रखो XL बटे Q का मान रखो 100 - L × X बराबर R बटे S। X कट गया, L बटे
100 माइनस एल बराबर आर बटे एक्स। एस हमें ज्ञात करना है, तो एस बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल बटे एल गुणा आर। ये फॉर्मूला प्रयुक्त करके हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये जो तार मैंने बताया 1 मीटर का तार, ये किसका बना होता है बच्चों? कॉन्स्टेंटन धातु का या मैग्नीन धातु का, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन धातु का बना होता है। इसका अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है, इसमें अधिक देर तक धारा प्रवाहित करने पर ये गर्म नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। देखिए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जो आपको प्रयोग करते समय ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि आरबी का जो आरबी से जो आर आप प्रयुक्त करेंगे वो ऐसा मान होना चाहिए, ऐसा मान होना चाहिए कि जब हम जोकी को इस तार पे सरकाएं और संतुलन लंबाई ज्ञात करें तो विक्षेप लगभग मध्य में आए। यानी कि आर का ऐसा मान हटाओ जिससे कि विक्षेप लगभग कहाँ पे आए? मध्य में आपको प्राप्त हो, संतुलन लंबाई लगभग मध्य में प्राप्त हो। ठीक है, पहली बात। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं मीटर सेतु की, क्योंकि मीटर सेतु प्रयोग में यहाँ पर ये तांबे की पत्तियाँ लगी होती हैं, एल आकार की, ये एल आकार की, ये आयताकार आकार की। इन पत्तियों का प्रतिरोध हमने नगण्य माना हुआ है। एक्चुअल में इनका कुछ प्रतिरोध होता है जिसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया एक्सपेरिमेंट में, तो उससे परिणाम में त्रुटि आती है, परिणाम में त्रुटि आती ही है। इस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो प्रतिरोध इस व्यवस्था में जुड़ा हुआ है, इसकी व्यवस्था को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आर को यहाँ पे लगा दो, एक बार आप रीडिंग ले लो इसकी, रीडिंग लेने के बाद फिर आर बी को यहाँ पे लगा दो, एस को यहाँ लगा दो, फिर आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो। इस तरह से 2 प्रतिरोध ज्ञात हो जाएंगे, उन दोनों का औसत करके आप त्रुटि को कम कर सकते हो। ठीक है बच्चों? अच्छा, और चूँकि ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बना हुआ है, इसलिए इस तार में ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित करने से ये गर्म हो जाता है, जिससे प्रतिरोध में त्रुटि आ जाती है, जिससे प्रतिरोध मापन में त्रुटि आ जाती है। इस विसर्पी कुंजी को तार पर कभी भी रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ये जो विसर्पी कुंजी यहाँ पे लगी हुई है, इसको तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि तार पे रगड़ के चलाने से तार का अनुप्रस्थ काट प्रभावित हो जाता है और तार हर जगह एक समान मोटाई का नहीं रह पाता है। कहीं पे उसका व्यास कम, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे परिणाम में त्रुटि आती है। तो बच्चों, ये था मीटर सेतु, जो कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं और उसके लिए फॉर्मूला 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर प्रयुक्त किया जाता है। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, जो कि इस मीटर सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल। मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.4 देखिए। प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकाला, तो कैपिटल आर की वैल्यू लिख लीजिए 8 ओम, और अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरे से 45.5 सेमी पर प्राप्त होती है। एल की वैल्यू दी गई है 45.5 सेमी, तो 100 माइनस एल आप ज्ञात कर सकते हो। 100 माइनस 45.5 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 54.5 सेमी के बराबर, 54.5 सेमी के बराबर। ओके, इसके बाद पूछा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर, क्या एस बराबर, तो बच्चों 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है
54.5 बटे L की वैल्यू 45.5, R की वैल्यू है 8 के बराबर। इस फॉर्मूले से आप अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करेंगे। 545 बटे 455 गुणा 8 करके इसको सरल कर लेना। सरल करने से आपको अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। फिर पूछा है यदि प्रतिरोध बॉक्स में अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी। तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी, R को, ये R यहाँ लगा होता था, S यहाँ लगा होता था, R को यहाँ लगा दो, S को यहाँ लगा दो, तो जो संतुलन लंबाई आप यहाँ से माप रहे थे अब संतुलन लंबाई यहाँ से मापी जाएगी, अर्थात वो किसके बराबर हो जाएगी, L तो कन्वर्ट हो जाती है 100 माइनस L में, ठीक है, L तो कन्वर्ट हो जाएगी 100 माइनस L में और 100 माइनस L कन्वर्ट हो जाएगी L में। तो संतुलन लंबाइयाँ बदल जाती हैं और L 100 माइनस L L के बराबर। तो अब संतुलन लंबाई 54.5 सेमी के बराबर ही प्राप्त होगी हमें। ठीक है भाई, अब संतुलन लंबाई क्या प्राप्त होगी, 54.5 सेमी के बराबर प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभव मापी की, इसके सिद्धांत, इसकी रचना और इसके अनुप्रयोगों के बारे में। थैंक यू।